दोस्तों, जिनको अपनी कदमों की काबिलियत पे विश्वास होता है, अक्सर वही लोग मंजिल पे पहुंचा करते हैं। चलिए, इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जनरली 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं, ठीक है ना। उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़, कि भाई वेदर कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड है, वो कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक नेचर रखेगा या नहीं रखेगा, और अगर रखता है तो क्यों रखता है मैग्नेटिक नेचर। और उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जिससे जेईई मेंस में पिछले साल सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉलिड्स। कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉलिड्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है ना। 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे ये फ्लो चार्ट है, 3 टाइप में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कंडक्टर्स, बस वाले नहीं, कंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर, और फिर आते हैं आपके पास में सेमीकंडक्टर्स, राइट। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर उन सॉलिड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएंगे, मतलब उनमें से करंट फ्लो होगा। आप उनको छू के देखेंगे तो 440 वोल्ट का भी झटका लग सकता है आपको, ठीक है। तो मतलब जितना भी करंट उसमें पास करेगा उतना करंट आपको महसूस होगा। तो वो होंगे आपके पास में कंडक्टर। कंडक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक तो आपके पास में होंगे मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स ये सॉलिड में ही है, सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और एक होते हैं आपके पास में आयोनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी जिसे कहते हैं, आयोनिक कंडक्टर, या फिर जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है जी। अब मेटालिक कंडक्टर क्या है? वो सॉलिड जो मेटालिक फॉर्म में होते हैं, मेटालिक फॉर्म में है, ठीक है ना। और उनमें से यदि आप डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में हैं, आप उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा उसमें से। तो जितने भी मेटल हैं आपके पास में पीरियोडिक टेबल में, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपके पास में बहुत सारी मेटल ही है, थोड़े चुनिंदा आपके पास में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, उनके अलावा जितने भी क्या हैं वो सारे मेटल्स ही हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सबको पता है, सिल्वर, ठीक है ना। ये सब क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटालिक हैं। इनमें से करंट पास करोगे आप तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ये करंट फ्लो होने लगेगा। इनफैक्ट कॉपर है, उसके तो क्या बनाई जाती हैं? कॉपर वायर्स बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम भी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। ऐसे ही सिल्वर बढ़िया कंडक्टर होता है, सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है। गोल्ड भी बढ़िया कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है। तो आयरन के मेटल से आप कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विचेज वगैरह जो बाहर से उनकी कोटिंग बनाई नहीं जाती है, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनाई जाती है, जो इंसुलेटर कहलाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली मेटालिक कंडक्टर्स क्या होंगे? उनमें से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्लो करेंगे, क्योंकि मेटल की डेफिनेशन ही यही है कि मेटल किससे बना होता है? कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के जो कर्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए होते हैं, ठीक है ना। मेटल की डेफिनेशन क्या है? द कर्नल्स आर डिपॉजिटेड या फिर फिक्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन उनमें बहुत सारे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आसानी से यदि इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें से पास हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे और कंडक्ट करने लगेंगे, राइट। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी हमने बात की थी डेफिनेशन की बात की थी कि भाई जो मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री मूवी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, ठीक है ना, सागर होता है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। उनके बीच में क्या होते हैं? कर्नल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं
फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। ये जैसे मैंने आपको डार्क से दिखाया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, कर्नल जिसे हम कहते हैं मेटल के केस में, ये फिक्स है अपनी जगह पे। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसमें तो क्या होगा, ये आसानी से बह रहे थे अभी तो, लेकिन आपने जैसे ही इसको टेम्परेचर दे दिया तो ये जो कर्नल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी पोजीशन से। जैसे ही अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करने लगेंगे ये, जैसे ही अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करने लगेंगे ये, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से आ रहा है तो वो क्या करेगा, इससे टकराएगा, और जैसे यूँ आ रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, तो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है ये, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है और इस पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पाथ में हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसको आगे नहीं आने दे रहा, ठीक है ना, तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये कर्नल्स हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कर्नल्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन के पाथ में हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स वाई कंडक्टर्स जो होते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, इनकी लो हो जाती है ना, घट जाती है इनकी कंडक्टेंस। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं आपके पास में, कंडक्टर जो हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज जो है वो 10⁴ से लेके 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वैल्यू है जिसकी भी कंडक्टिविटी की रेंज है इसके बीच में आती है, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। राइट, मेटालिक कंडक्टर की बात कर ली हमने। मेटालिक कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करते हैं सॉलिड स्टेट में ही, ठीक है ना, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की रेंज ये होती है। अब आयनिक कंडक्टर क्या है, ये देखिए, आप देखेंगे NaCl है, सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब NaCl है, आप उसमें से डायरेक्ट अगर आप करंट पास करोगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। एक एंड पे आपने उसका तार लगा दिया एक एंड पे, और दूसरे एंड पे उसको छू के देखेंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा, ठीक है ना, वो इधर की तरफ आपको करंट महसूस नहीं होगा, करके नहीं देखना है, ठीक है ना। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास में NaCl का क्रिस्टल है, अरे नमक है यार, नमक का क्रिस्टल है, पार्टिकल है, उसके ऊपर यहाँ से अगर आपने तार को छू दिया, ठीक है ना, करंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर की तरफ से आप उसको छू के देखेंगे, इधर से छू के देखेंगे तो उसमें करंट महसूस नहीं होगा आपको। लेकिन NaCl जो है उनको अगर आपने पानी के अंदर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। NaCl क्या करने लग जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। अब आप उसमें पानी में एक्वस जो पानी है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर NaCl डाला हुआ है, घोला हुआ है। अब एक तरफ से आपने उसको करंट डाला हुआ है, दूसरी तरफ से आप छुएंगे उसको तो आपको करंट महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो NaCl है वो अपने सॉलिड फॉर्म में, किसमें, सॉलिड, अपने सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, इसमें आयंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बेसिकली आयंस की वजह से मूवमेंट हो रहा है और फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो अब आपके पास में NaCl है, NaCl क्या है, सॉलिड फेज में है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने उसको अंदर पानी के अंदर डाला, यदि आपने उसके अंदर उसको पानी के अंदर डाला, ठीक है, अब ये पानी बन गया, एक्वा सॉल्यूशन है, NaCl का ब्राइन कहलाता है ये, ठीक है ना, ब्राइन कहलाता है। अब इसके अंदर अगर आप करंट पास करेंगे तो ये पास करने लग जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद ये NaCl है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है और आयंस बन जाते हैं, और आयंस की वजह से आयन कंडक्ट करने लगते हैं, ठीक है जी। तो ये हुई NaCl की खूबसूरत सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे जी, इसमें तो पढ़ लिया, ठीक है। ये आयनिक कंडक्टर सभी को पता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, अपनी सॉलिड फेज में कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनको एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, अगर आप NaCl को पिघला भी दे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है, आप उसको पिघला भी दे, उस टेम्परेचर पर जाके भी अगर हीट करना चाहें तो भी क्या हो जाएगा, वो कंडक्ट करने लग जाएगा। बेसिकली फंडा यही है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या, उसके आयंस जो हैं फ्री हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। अब देखिए इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही शानदार बात है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखिए NaCl है, कुछ आप डालेंगे इसमें, NaCl है, Na+ और Cl-, ये जो है इस सॉल्यूशन के अंदर Na+ और Cl- होगा। अब देखिए इनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, Na+ और Cl-, चूंकि एक अपोजिट आयंस हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, तो हो सकता है ये कंडक्ट करने में थोड़ा सा आलस करें, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से तो हर चीज़ें कपकपाती है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से चीज़ें क्या हो जाएंगी,
हीट करने से जो इनके बीच में थोड़ा बहुत वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और उनको पानी घेर लेंगे, पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। अब वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से सॉल्वेटेड हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया उनके बीच में। अब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो आसानी से फ्लो करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं उनके बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो आयंस में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए, आयंस में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए तो फ्लो करेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ में आपको समझ आ गया होगा, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास में थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में। ये आयनिक सॉलिड जितने भी आपके पास में KCl है, ठीक है ना, BaCl2 है, ये जितने भी सॉल्ट हैं ये कंडक्ट करने लगते हैं आपके पास में, आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना। ये सॉलिड का पार्ट हुआ, कंडक्टर का पार्ट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। बात करते हैं हम इंसुलेटर के बारे में, ठीक है जी। ये बहुत ढीठ किस्म के होते हैं, इनमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये पास नगण्य रूप से करते हैं या फिर करते ही नहीं है, ठीक है ना। कैसे, इनकी जो कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है, कंडक्टिविटी रेंज आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़े हम सॉलिड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, क्या यूनिट्स होती हैं। कंडक्टिविटी बेसिकली अभी ये समझ लीजिए कि कितना वो कंडक्ट करना चाहता है, उसमें से कितना करंट पास हो सकता है। तो ये जो रेंज है, इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन की गई है, NCERT में दी हुई है। ये वैल्यू है 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 तक, ठीक है ना। 2 है ये वैल्यू, माइनस मत समझ लेना। 2 ये होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम ये है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी की रेंज होती है, मतलब ये बहुत ही माइनस में देख लीजिए ना, -10 है और ये -20 है, इसके बीच में होती है, बहुत ही कम कंडक्ट करते हैं, यूँ कह लो। अगर आप छू के देखेंगे तो उसमें कंडक्ट आपको महसूस ही नहीं होगा करंट। इसका मतलब इसके फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर बिल्कुल जाम हो गया है, ठीक है ना। वो कहलाएंगे इंसुलेटर। जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रिकल स्विचेज देखते हैं आप, है ना, बाहर जो PVC आपके वायर के ऊपर एक पतली सी सॉफ्ट सी परत चढ़ी होती है प्लास्टिक की, जो कहते हैं पॉलीविलाइन क्लोराइड की होती है, ठीक है ना, वो भी कंडक्ट नहीं करता। अगर वो कंडक्ट करता तो चढ़ाते क्यों, ताकि उसको कंडक्ट चढ़ा देते, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा दी, ताकि किसी ने छू भी लिया तो नुकसान ना पहुँचे। ऐसे ही जो भी वायर्स होते हैं जनरली उनके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना, उस बेसिस पे वो इकोनॉमी फैक्टर आ जाते हैं। बाकी इंसुलेटर ही होता है बेसिकली, कहने का मतलब। इंसुलेटर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। आपके पास में बैकेलाइट्स वगैरह होते हैं, देखिए आप पॉलीमर में भी पढ़ेंगे बैकेलाइट्स, है ना। बैकेलाइट्स क्या होते हैं, जो आपके पास में कुकर होता है ना, कुकर के पीछे जो काला काला लगा होता है वो बैकेलाइट होता है, ठीक है ना। आप उसमें रखेंगे हीट पे रखेंगे तो वो वाला पार्ट गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्रॉस लिंकेज होती है और हीट का रेसिस्टेंट होता है। ऐसे ही वो किसका रेसिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का रेसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इंसुलेटर कहलाएंगे। अब बात करेंगे भाई साहब सेमीकंडक्टर के बारे में। ये तो ढीठ के बारे में बात कर ली। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा आलसी बच्चा है। कंडक्टर बच्चा था, आसान बच्चा था, ठीक है, पढ़ने पर पढ़ा लिया जाता था। इंसुलेटर है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर है, पढ़ता तो है लेकिन कोई कहे तब इसको तब पढ़ता है, ठीक है ना। कैसे, देखिए सेमीकंडक्टर क्या है। सेमी का मतलब भी समझ में आ गया आपको। सेमी का मतलब होता है हाफ। कंडक्टर का मतलब जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो मतलब हाफ, मतलब आधा आधा कंडक्ट करेंगे, कभी ना कभी हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी पहले कंडक्टिविटी रेंज के बारे में बात करते हैं। पहले कंडक्टिविटी रेंज, इनकी कंडक्टिविटी जो रेंज बताई गई है 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की बताई गई है, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कभी हाँ कभी ना। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, अगर ये मटेरियल है आपके पास में सेमीकंडक्टर है और आप इसको रूम टेम्परेचर पे आप इसको यूज़ कर रहे हो एट रूम टेम्परेचर जनरली आपको माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 50 भी पहुँच जाता है कभी कभार। तो रूम टेम्परेचर को केमिस्ट्री में हम कितना लेके चलेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी रेंज है इसकी आप रूम टेम्परेचर पे इस मटेरियल को लेंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा ना जी ना। लेकिन जैसे ही इसके पापा ने कहा पढ़ने के लिए, मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर आया, ठीक है ना, गर्मी आई इसके ऊपर, टेम्परेचर बढ़ा इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो ये मटेरियल क्या करेगा, कंडक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर बट कंडक्टर एट हायर टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या करने लग जाएंगे बेटा, कंडक्ट करने लग जाएंगे। अब सेमीकंडक्टर भी होते हैं, उनकी भी कैटेगराइजेशन है, दो टाइप के माने गए हैं, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब जो बच्चा अपनी आत्मा से ही ऐसा हो, जो दबाव में जाके पढ़ता हो, ठीक है ना, एग्जाम में जाके पढ़ता हो, पहले से नहीं पढ़ता हो, पहले मज़े करता है, रूम टेम्परेचर पर मज़े करता है, जब दबाव आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तब वो पढ़ता है, कंडक्ट करने लगता है। ऐसे ही एक तो जिनका बाय बर्थ ऐसा ही नेचर हो कि भाई प्रेशर आएगा तभी पढ़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चों को देख करके सीखते हैं, अच्छा ये भी पेपर के टाइम पे पढ़ता है तो मैं भी पेपर के टाइम पे पढ़ूंगा और इसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। हालांकि ये स्ट्रेटजी गलत है, आप धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पढ़ना है एक बार में, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको गेन करते रहिए ताकि आप उसको वापस ना भूलें। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर को भी दो टाइप्स में बांटा गया है। देखिए, एक तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैसे, जिनका बाय बर्थ बकवास होते हैं वो इंट्रिंसिक, ठीक है। एक होता है एक्सट्रिंसिक बाहरी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक का मतलब जो बाय बर्थ होते हैं, जिन कंपाउंड को डायरेक्टली उठाओगे तो उनमें सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर पे दे कंडक्ट्स। तो ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कार्बन वाली फैमिली में नीचे है जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये क्या होते हैं, देखिए जैसे सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, कार्बन वाली फैमिली वाले 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन के आपस में बॉन्ड बने हुए हैं, राइट, ये पूरी चेन है चारों तरफ, ठीक है ना। अब ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने से क्या होता है, इस तरह की इनके कुछ पूरा क्रिस्टलिन में कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। भाई साहब, ये बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुआ। अब ये पूरे इसमें क्रिस्टल में क्या कर सकता है, तहस नहस मचा सकता है, पूरा घर में कोई है नहीं तो घूमेगा फिरेगा, बढ़िया मजे करेगा, तो कंडक्ट करेगा ये। कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे। दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिकॉज दे कंडक्ट्स एट हायर टेम्परेचर बट वर्क्स एज इंसुलेटर। अब देखिए, ये बहुत मज़े की बात है, इनको भी स्विचेस की तरह काम में लिया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में, एडवांस टेक्निक में इनको सेमीकंडक्टर को भी स्विच के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, दूर से ऑपरेट करने के लिए। ऐसे ही अपने पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए कौन किसे कहते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल एडिशन से, डोपिंग से बनाया जाता है। डोपिंग जैसे पिछली क्लास में बात की थी, कोई भी जो एक्सटर्नल मटेरियल है अपन वांटेडली उसमें डाल रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाए, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको बनाया जाता है। इनको दो टाइप होते हैं, देखिए पी टाइप और एन टाइप, आपको सभी को पता है यार, पी टाइप और एन टाइप। नहीं भी पता तो आप सीख जाएंगे, अभी बहुत आसान है। पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, देखिए आपके पास में एक फैमिली जो पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल की बात कर लेता हूं मैं एक बार। पीरियडिक टेबल में आपके पास में 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है और 15 ग्रुप है। चलिए 13 ग्रुप के नाम बताइए। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अभी आप कोई आपसे पूछे टीएल का मतलब थैला मत बता देना, ये थैलियम है, ठीक है ना, ये याद करने के लिए टेक्निक बनाई गई है। ऐसे ही कार्बन, काशी, जैसे मैंने कल बात किया था, काशी गए संत प्रभु। ऐसे ही नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब,
बीमार। पता चला पेपर में एस का पूछा है क्या फॉर्मूला है, क्या चीज़ें हैं, तो बता दिए एस का मतलब ऐश्वर्या होता है ना, एस्टेटाइन आर्सेनिक है ये, 80 होता है एस्टेटाइन, ये है आर्सेनिक, ठीक है ना। अब पी टाइप का मतलब क्या है कि ये हमें को कोर, ये जो है हमारा पास में सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रही थी ये वाली सीरीज, इसमें नीचे के जो एलिमेंट हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे थे। अब इनके अंदर क्या किया मैंने, जैसे इसमें जो 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं उनमें ऐड कर दिया। अब 13 ग्रुप के इसमें जैसे 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी होती है, इसमें क्या होती है, इसकी वैलेंसी 5 होती है। अब देखिए 4 वाले के कंपाउंड को 3 वाले के कंपाउंड के साथ ऐड करूंगा तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का है क्या है, कम है। जैसे इसमें बनाया मैंने, जैसे कंपाउंड बनाया IN, जैसे बना रहा हूँ INSI ना, SiIN या फिर GeIN, ये कंपाउंड होते हैं अपने पास में। अब आपने क्या किया, जो ये कंपाउंड लिया हमने, कोर कंपाउंड लिया, जर्मेनियम लिया है या फिर हमने क्या लिया है, सिलिकॉन लिया है, जर्मेनियम या सिलिकॉन लिया है, उसके अंदर अगर हमने इंडियम डाल दिया, ठीक है ना, हायर टेम्परेचर पे हमने इंडियम को मिक्स कर दिया उसके अंदर, तो क्या होगा देखिएगा जी। तो इसमें क्या होगा कि देखिए सिलिकॉन के मैं 4 बॉन्ड बना लेता हूँ, 4 बॉन्ड है सिलिकॉन के, और इंडियम ले लेता हूँ साइड में, इसके साथ में इंडियम है, इंडियम ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 3 सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना। और इधर भी ऐसे ही आपके पास में, इधर ही आपके पास में सिलिकॉन है, ऐसे सिलिकॉन है बहुत सारे, लेकिन सिलिकॉन ने 3 इंडियम के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसकी तीनों वैलेंसी पूरी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अभी बचा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें कंडक्टिंग नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा इसके, ठीक है ना, इसके कंडक्टिंग नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और ये कंडक्ट करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में देखिए यहाँ पे कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन, तीनों इसके क्या हो गए, तीनों इलेक्ट्रॉन जो थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो ये जो अपन ने इम्प्योरिटी ली है, यहाँ पे इम्प्योरिटी ली है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। पी मतलब पॉजिटिव है ना, पी को लिए पॉजिटिव या होल भी कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं होल। तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली जगह होल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे खाली होल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप कर सकेगा, पीछे वाले पूरी चेन बनी हुई है ना आपके पास में इंडियम और सिलिकॉन के लिए, तो ऐसी खाली जगह होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से कंडक्ट कर जाएगी। ये हो गया आपके पास में पी टाइप के। ऐसे ही एन टाइप के लिए बात करूँ, अगर आप एन टाइप का मतलब, एन का मतलब होता है नेगेटिव, एन का मतलब क्या होता है बच्चे, नेगेटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब जो आपने इम्प्योरिटी ली है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन देखिए फालतू है, यहाँ पे 4 है, 4 के साथ में 4 बॉन्ड बना लेगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फालतू होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको नेगेटिव कहा गया। एन टाइप क्या हो गया, ये आपके पास में सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है ना। ये जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ओरिजिनल सेमीकंडक्टर होते हैं उनसे अच्छे होते हैं, है ना। इनको डोपिंग करके बनाया जाता है जब आपके पास में ये कह दिया जाए कि जो देखिए मैं लिखता हूँ SbGeSb, है ना, जर्मेनियम एंटीमनी। तो ये जो आपके पास में एन टाइप का बना, पूछ लेगा कि ये किस टाइप का मटेरियल है आपके पास में, किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का या पी टाइप का। तो देखिए इसमें जर्मेनियम तो 14 वाला था ही, इसके साथ में Sb 3 वाला जो कंपाउंड है ना, तो ये वाला 15 ग्रुप का है, इसका मतलब 15 ग्रुप का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या हो गया ये, बोलो जी, एन टाइप का हो गया। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो आपने इंप्योरिटी ली है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, उसकी वजह से ये कंडक्टिंग के लिए प्रॉपर्टी, इसकी जो कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है ना। तो एन टाइप का हो गया, इट इज रेस्पॉन्सिबल, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू द होल, ठीक है ना। तो ये बात होगी आपके पास में, सेमीकंडक्टर की रेंज पढ़ लिया आपने, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। और अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम आर्सेनाइड है, ठीक है ना, तो ये इसकी वजह से तो रिवॉल्यूशन आ गई है, मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गई है, बहुत ही बढ़िया सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है और बहुत सारे इसमें रिसर्च भी चल रहे हैं। और अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ ऑक्साइड्स भी हैं मेटल के, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स,
कुछ मेटल के ऑक्साइड भी हैं, वो तो मतलब एक तो जैसे ये है ReO3 है, ये तो मतलब बहरूपिया बन गया है। कैसे बहरूपिया बन गया है? ये ऑक्साइड है रीनियम का, लेकिन ये तो कॉपर की अपीयरेंस भी कॉपर जैसी है इसकी, है ना, अपीयर्स लाइक कॉपर एंड हैज़ सेम कंडक्टिविटी भी सेम होती है इसकी, कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ कॉपर। कॉपर की जैसी इसकी कंडक्टिविटी है और अपीयरेंस भी इसकी कॉपर जैसी है। तो ऐसे ही अपने पास में टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड है। ये जो हैं ये भी ऑक्साइड हैं, ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, मेटल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी क्या करने लग जाते हैं, है तो ऑक्साइड लेकिन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं, मेटल की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, सारी प्रॉपर्टीज मेटल की तरह ही रखते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि भाई कोई भी चीज़ है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव क्यों कर रही है और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों कर रही है या फिर कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों कर रही है, ठीक है ना। हमने देखा था कंडक्टिविटी रेंज तो देख ली थी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज वी कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बिहेव एज ए सॉलिड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। बट व्हाई? सो व्हाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय द बैंड थ्योरी। व्हाट इज बैंड थ्योरी? बैंड थ्योरी क्या कहती है भाई साहब? बैंड थ्योरी बताती है कि कोई मेटल क्यों है, कंडक्ट क्यों करता है, और इंसुलेटर है वो कंडक्ट क्यों नहीं करता है। ये सब बातें ये बताती है बैंड थ्योरी। तो देखिए कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटल्स के बारे में या फिर कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि कंडक्टर्स होते हैं मेटल सारे, कंडक्टर्स के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, जो थ्योरी है बैंड थ्योरी है ना, ये बैंड थ्योरी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेस में, क्वांटम केमिस्ट्री के बेस पे है। कैसे? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, क्योंकि एक मेटल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स, ए लॉट ऑफ एटम्स। अब ये बहुत सारे एटम हैं, तो इनके क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, कंबाइंस करते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी का जो स्पेस होता है उनके बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का जो गैप होता है, जैसे एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, बहुत सारे एटम हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो मिलके बनाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, इनकी देखिए, इनकी एनर्जी के बीच में ये वाला दिख रहा है आपको, और ये दूसरा वाला काला दिख रहा है, इसके बीच में जो व्हाइट है, बहुत ही कम एनर्जी का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है, और इनके एनर्जी का डिफरेंस कम है, इस वजह से ये क्या लगता है आपको, ये लगता है ये बनाएगा बैंड। क्या बनाएगा, क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, बैंड बन गया आपके पास में, ठीक है ना। तो बैंड किसे कहते हैं, बैंड क्लोजली लाइंग molecular orbitals forms band। इसको कहेंगे बैंड। जो देखिए एटम होते हैं मेटल के अंदर, या कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी का जो गैप होता है बहुत ही कम होता है, और एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इस वजह से वो लगते हैं जैसे कंटिन्यूस लगते हैं। इस वजह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत नज़दीक होते हैं, और नज़दीक होते हैं, दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा आपके पास में ये कंटिन्यूस ही है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। इस वजह से इसको क्या कहा गया, बैंड कहा गया। क्या कहा गया, बैंड कहा गया। बैंड अब दो प्रकार के होते हैं आपके पास में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड
एंड वैलेंस बैंड। क्या? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड किसे कहेंगे और वैलेंस बैंड किसे कहेंगे? देखिए वैलेंस बैंड जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। वैलेंस का मतलब खाली नहीं होगा, वैकेंट नहीं होगा, वैलेंस का मतलब फिल बैंड। और एक होता है आपके पास में कंडक्शन बैंड, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। वैलेंस बैंड होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? लो एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी इनकी क्या होती है? लो एनर्जी। तभी तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुए। अरे भाई कोई भी एटम होता है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोअर एनर्जी वाले में, हायर एनर्जी वाले में। जैसे मैं बात करूं लिथियम के अंदर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा या 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2s के अंदर होगा। 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1s के अंदर नहीं होगा सीधा 2s के अंदर होगा। हाई एनर्जी हो गया ना, हाई एनर्जी में नहीं जाएगा। तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में होंगे। तो इसी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे लो एनर्जी वाले, उन्हीं में एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही जो कंडक्शन बैंड होता है उसकी होती है हायर एनर्जी। हायर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी होगी, इसी वजह से हायर एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन मेटल के केस में देखने को ये आता है बहुत ही अद्भुत रूप से। मेटल के रूप में क्या देखने को मिलता है? जो ये जो बैंड है ये भरा हुआ है, जो भावनाओं से भरा हुआ है, ये कौन सा बैंड है? ये कौन सा बैंड है भाई? वैलेंस बैंड है ये, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड है। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में। और ये आपके पास में देखिए, ये जो है एक और बैंड है आपके पास में, ये जो बैंड है ये क्या कहलाएगा? खाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है आपके पास में कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। अब देखिए जो कंडक्शन बैंड है उसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर दिखाया है। वैलेंस बैंड है, इसकी एनर्जी क्या है? कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना। और कंडक्शन बैंड को एक और टर्म दिया जाती है ना, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड। ठीक है ना, या फिर ऑर्बिटल्स। यहां पे जो है वैलेंस बैंड इसको कहेंगे, ये क्या कह सकते हैं इसको? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड किससे बेटा? ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन से, ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बैंड। मतलब हाईएस्ट तो एनर्जी तो इसकी सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे ज़्यादा है? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर, वो जंप करके इसके अंदर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है ना। बैंड थ्योरी क्या कहती है? जब भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो सब्सटेंस क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। जिन भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा पाता है वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल के केस में क्या होता है कि ये जो बैंड जो होते हैं उनके बीच में एनर्जी का गैप ही नहीं होता, उनके बीच में एनर्जी का गैप ही नहीं होता। गैप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आसानी से इसके अंदर जंप कर जाएगा। या फिर यूँ दिखाऊँ कि ये दोनों ओवरलैप ही करे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, आप समझिएगा। मैंने ऐसे दिखा दिया, पहले मैंने अलग से इसलिए दिखाया था ताकि आप समझ पाएँ। ऐसे देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा सकता है, बढ़िया है, गेट दरवाज़ा खुला हुआ है क्योंकि एनर्जी का गैप नहीं है, दीवार फांदनी नहीं पड़ रही इसको, तो ये आसानी से कूद सकता है इसके अंदर। कूद सकता है मतलब कंडक्शन हो सकता है इसके अंदर। इसलिए ही मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप है, वो होता ही नहीं है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर लीजिए। सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सेमी जो कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, उनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो हम देखते हैं एक बार। ये वैलेंस बैंड है आपके पास में, खाली पड़ा है। ये आपके पास में कंडक्शन बैंड भरा हुआ है भावनाओं से, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो एनर्जी का गैप है ये क्या कहलाता है? एनर्जी गैप। एनर्जी
एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या फिर इसको कहते हैं फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन भी कहते हैं इसको। अब देखिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करना पड़ेगा, तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ पे कूद नहीं पाते हैं। कब? रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर एनर्जी का गैप इतना है कि रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास में पैसे आते हैं, जैसे ही इनके पास में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी हो जाएगी, वो आसानी से यहाँ पे कूद के चला जाएगा। ये आसानी से क्या कर जाएगा, कूद जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद जाएगा। कैसे? एट हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा तो कंडक्ट करने लग जाएगा। इसी वजह से बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी का गैप होता है वो इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते हैं। जबकि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वैलेंस बैंड को कूद करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, उसकी वजह से कंडक्ट कर पाए। ठीक है ना। तो देखिए यदि रियलिस्टिक एग्जांपल लूँ मैं एक, जैसे ये जो है ये जर्मेनियम की बात करूँ, यहाँ पे एक सिलिकन ले लिया मैंने, सिलिकन लिख लिया। तो देखिए सिलिकन और जर्मेनियम में जर्मेनियम जो आता है नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, है ना, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो लगभग 65 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है ना। एक मोल को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 65 किलो जूल। इस तरह से इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 115 किलो जूल पर मोल। याद नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए नीचे जाते हैं तो ये एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है, इसका मतलब कौन सा बढ़िया कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। बताइए, जिसके अंदर एनर्जी का गैप कम है वो अच्छा सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर की तरह काम करेगा ये। ठीक है ना, ये सीधा कंडक्टर की तरह, जो यूँ कह सकते हो कंडक्टर की प्रॉपर्टी किसके अंदर ज़्यादा है, जर्मेनियम की तरह। ऐसे ये आपके पास में इमेज दे दे तो एनर्जी का गैप जिसमें कम होगा उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकेगा, उसमें ही आसानी से वो मेटल की तरह बिहेव कर पाएगा, कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में सेमीकंडक्टर का। और इंसुलेटर की बात करें अगर, तो इंसुलेटर में क्या हो जाएगा यार, इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, चल मैं बना ही देता हूँ। इंसुलेटर में क्या होगा भाई, जो वैलेंस बैंड है आपके पास में, वैलेंस बैंड है ना, और ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में एनर्जी का गैप इतना ज़्यादा होता है, हाई एनर्जी गैप है। तो वो चाहकर भी, अगर चाहे भी टेम्परेचर बढ़ा दे, कोई भी कंडीशन दे दे इसको, चाहकर भी वो अपने आप को, वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गई बात आपके पास में बैंड थ्योरी की। द बैंड थ्योरी एक्सप्लेन दैट वाई सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट्स और वाई ए सब्सटेंस इज इंसुलेटर, क्योंकि उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में हाई एनर्जी का गैप होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो सॉलिड होता है वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं? देखिए जो आपके पास में जो कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स होंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होगा और उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो होती है, वो ये कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा जब वो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है और वो मूव कर रहा है। कैसे? दो तरीके के मोशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप ऑफ मोशंस। कौन कौन से मोशंस होते हैं उसके अंदर? ठीक है, दो मोशन होते हैं। एक तो रोटेशन अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना, अलोंग ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा हो,
ठीक है ना, एक ही जगह पे कोई भी, ये जैसे ये है अपनी जगह पे ऐसे ही घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन द एक्सिस रोटेशन, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस रोटेशन कहलाएगा, रोटेशन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ये जो है ये न्यूक्लियस है, एक तो ये ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये अपने ऊपर अपनी जगह पे घूम रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अपनी जगह पे घूम रहा है, ये एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन कहलाएगा। एक होगा ये ऐसे घूम रहा है, साथ में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन है ना, अलोंग द, या फिर यूं कह सकते हो अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड में ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। तो दो तरह के मोशन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है, मोशन भी कर रहा है, तो क्या करेगा वो, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब एक सॉलिड के अंदर एक ही तो एटम है नहीं, बहुत सारे एटम है, तो बहुत सारे एटम के साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे। वो सारे छोटे छोटे मैग्नेट मिलके किसकी तरह काम करेंगे, एक पूरे मैग्नेट की तरह काम करेगा, और सॉलिड जो सब्सटेंस है वो एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है जी। तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये हो गया मैग्नेट की बात में। अब देखिए ऑन द मैग्नेटिक बेसिस आपने पता चला गया कि कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमते रहते हैं, उनकी वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। देखिए मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक की यूनिट जो होती है, जैसे आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही जो आपके पास में मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक है, ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर या कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसको मेजर करने के लिए देखिए यूनिट, उसकी जो यूनिट है वो ली गई है बोर मैग्नेटन। क्या ली गई है, 1 BM लिखा जाता है इसको। BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटन, बोर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, बोर मैग्नेटन। और एक बोर मैग्नेटन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये यूनिट होती है, ठीक है ना। इससे नापा जाता है, जिसकी बोर मैग्नेटन की वैल्यू ज़्यादा है वो सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटिक होगा, जिसकी कम है वो कम मैग्नेटिक होगा। अब जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे अपन ने पता कर लिया कि भी कोई भी सब्सटेंस है मैग्नेटिक की तरह बिहेव क्यों करता है। अब इनका क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स कौन से होंगे भाई, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स वो होते हैं जो जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, दो सॉलिड्स विच आर weakly attracted towards the magnetic field। वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, है ना, हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करना सीखा था तो उसमें लास्ट में किसी में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, या फिर पेयर अप नहीं हो पाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे पी ऑर्बिटल की बात करूं तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, पेयर अप नहीं हो पाते सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। दी सब्सटेंस, अगर अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपने यहाँ पे मैग्नेट्स लगा रखे हैं, ठीक है ना, अब इसके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती है। अगर आप इनको इस सॉलिड को रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या करेगा, वो वीकली अट्रैक्टेड होगा, इनकी तरफ खींचा होगा, आकर्षित महसूस होगा, है ना, इसको आकर्षण दिखाएगा। ये कैसा, ज़्यादा नहीं, हल्का आकर्षण दिखाएगा, है ना, आप भी दिखाते होंगे हल्का आकर्षण, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, एग्जाम्पल है O2 है आपके पास में, जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक होता है ना, ऑक्सीजन है। ऐसे ही आयरन 3+ है, ठीक है ना, कॉपर 2+ है, ऐसे सब्सटेंस है, क्रोमियम 3+ है,
ठीक है ना। ये सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में और जोड़ देता हूँ, टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड है, वेनेडियम डाइऑक्साइड है, ये सारे सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। ये आपको याद रखनी चाहिए, है ना। ये एग्जांपल जो लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल याद होने चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के बाद में किसके बारे में बात करेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखिए दूसरा पार्ट आ रहा है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकली रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, वीकली रिपेल इन द मैग्नेटिक फील्ड। these substance weakly repels in मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया जाए तो क्या करेंगे, ये वीकली रिपेल करेंगे, है ना, थोड़ा सा। और इनकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होते हैं, हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते भाई साहब, या फिर यूँ कह सकते हो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो कोई भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल देख लो, आपके पास में जो नमक होता है ना NaCl, वो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऐसे ही आपके पास में अगर बात करें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, ऐसे ही हम बात करें KCl जो है, वो भी आपके पास में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया आपके पास में। और अब अगर आप लिखना चाहें जैसे कैल्शियम 2+ है, ये भी क्या है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिल हो गए ना, सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, ठीक है ना। वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया आपके पास में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब आते हैं आपके पास में कुछ अलग तरह के कंपाउंड जिनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ही भयंकर होते हैं। कैसे, इन सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कोई भी सब्सटेंस है, उसको मैग्नेटिज्म को नापने के लिए गोए बैलेंस का यूज़ किया जाता है। मैं बताता हूँ आपको, गोए बैलेंस, ये एक आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, गोए बैलेंस। जैसे आप कोई भी दुकान पे जाते हैं तो वो जो आपके पास में जो बैलेंस होती हैं वो तोलता है, 1 किलो चीनी दीजिएगा, तो वो रखी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है आजकल, उसमें रखता है 1 kg लिखा जाता है। या फिर पहले एक बैलेंस आती थी, उसमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस रख देता था, वेट रख देता, लोहे का भी हो कैसे भी हो, पहले पत्थर चलते थे, ठीक है ना। वो लोहे का 1 kg का वेट रख देता था, यहाँ पे तोल के दे देता सब्सटेंस, 1 kg हो गया, ये बराबर आ जाता है, तो ठीक है ना। ऐसे ही गोए बैलेंस है आपके पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। यहाँ पे आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया सपोज, ठीक है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे आपने एक वेट रखा है, ठीक है ना, ये 2 वेट रखे हुए हैं, सपोज ये 50-50 ग्राम के हैं, 50-50 ग्राम के हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसको उठा के देखा तो ये कितना हो गया, ये 100 ग्राम का हो गया। सीधी सी बात है यार, 2 वेट रखे हैं 50-50 ग्राम के, तो उन्हें उठा के देखा तो ये दोनों बराबर आएंगे, बराबर आ रहे हैं, तो ये सब्सटेंस हो गया 100 ग्राम का। लेकिन अगर अब इसी बैलेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने मैग्नेट रखा हुआ है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है सपोज, किसी मैग्नेट के, ये आपको दिखाई नहीं देगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ठीक है ना। अब आप इसको उठा के देखेंगे तो ये क्या होगा, ये भारी हो जाएगा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये अट्रैक्टेड होगा। जब आप इसको उठा के देखेंगे तो ये तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा स्टिल। इसका मतलब ये हैवी हो गया, ये हैवी भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इसका मतलब ये इसका वजन क्या हो गया, बढ़ गया, इसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर यूँ कहो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनका वजन गोए बैलेंस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कहलाते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होंगे, तो शुरुआत में अगर मैंने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया यहाँ पे, अगर उठा के देखने की कोशिश की तो बराबर था, शुरुआत में 100 था, और बाद में अगर आपने उठा के देखे तो ये उठ जाएगा, ये इधर की तरफ रह जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, जल्दी उठ गया, ये हल्का है, तो वीकली रिपेल्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड में,
ठीक है ना। तो ये हो गया, किससे मेजर करते हैं आपको बता दिया मैंने, गोए बैलेंस से मेजर करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं भाई, दो सब्सटेंस which are strongly attracted toward the magnetic field, strongly attracted in magnetic field। ठीक है जी। तीन ही तरह के एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स हैं, वो किसकी तरह, फेरोमैग्नेटिक की तरह सब्सटेंस है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है ना। ये तीनों सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना। अब इनकी एक खास बात और है, अगर आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रख के और मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया आपने, ठीक है ना, ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई साहब। कैसे, अगर आपने ये सब्सटेंस लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी, अब ये सब्सटेंस आप किसी भी लोहे के पास में लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा उसको, इसका मतलब ये खुद मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। ये सब्सटेंस है, इनमें एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड पास कर दी तो ये परमानेंट जिंदगी भर क्या हो जाएंगे, उसमें मैग्नेट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। दे कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स when electric field is applied once, ठीक है, एक बार भी अप्लाई कर दी तो ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे उनमें ऐसा नहीं है, परमानेंट अट्रैक्ट तो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन आप उसमें एक बार उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो वो क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। यदि फील्ड हटा लिया आपने तो वो नॉर्मल सब्सटेंस ही हो गए, परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हो। ठीक है ना। तो ये हो गए परमानेंट। अब ये आपको बता दिया मैंने, ये 3 ही एलिमेंट हैं आपके पास में। ऐसे ही आपके पास में कुछ सब्सटेंस भी हैं जो, जैसे आपके पास में एग्जाम्पल UeO और क्रोमियम डाइऑक्साइड हैं, ये जो होते हैं ये काम करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। ठीक है ना। CrO2 है, ये तो मैग्नेटिक टेप्स में भी यूज़ में आता था। ये हो गया आपके पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत बढ़िया। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो परमानेंटली मैग्नेट में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन थ्योरी। क्या कहते हैं उसको, डोमेन थ्योरी। आगे जो भी हैं डोमेन थ्योरी है, आगे जो भी आपके पास में मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक है, इसके बाद में आएगा फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक, है ना। तो वो सारे सब्सटेंस है वो डोमेन थ्योरी से एक्सप्लेन होंगे। डोमेन थ्योरी क्या है, जैसे आपके पास में एक भी सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है आपके पास में, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज हैं। कैसे अरेंज है देखिए, एक बार मैं बना देता हूँ फिर आप समझेंगे इसको क्या है ये। देखिए ये आपके पास में कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स थे। जो एटम्स हैं, एटम्स का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एटम्स का क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। वो एटम्स क्या किए, एक बहुत सारे एटम हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम है, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और वो जो एटम है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया। किसमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया। ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन हो गए। ठीक है ना। ये छोटा सा पार्ट है, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, बढ़िया मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो गया बहुत सारे एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का, है ना। ग्रुप ऑफ एटम्स हैज़ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक विशेष डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, अलाइन हो गया। अब मैग्नेटिक मूवमेंट इनका अलाइन हो गया, इसी को कहा हमने क्या, डोमेन। क्या कहा बच्चे, इनको हमने
डोमेन का है। डोमेन क्या है आपके पास में, ग्रुप ऑफ एटम है जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। ठीक है जी। अब क्या होता है, जब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है या मैग्नेटिक फील्ड इनमें से पास की जाती है, तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कैसे, देखिएगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, यही सब्सटेंस बना दिया। अब जो भी इनके अंदर सेगमेंट बने हुए थे, ठीक है ना, सेम नहीं बनाया है। अब ये क्या हुए, आपके पास में जो मैग्नेटिक मूवमेंट था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पास की, तो ये सारे क्या होंगे, डोमेन्स क्या हो गए, सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब देखिए, अब इनकी वजह से एक जोरदार मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा और वो क्या होगा, परमानेंट होगा। इसी वजह से ये परमानेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये डोमेन्स क्या होंगे, परमानेंट कन्वर्ट हो गए। अब इनको मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दिए, ये इसी डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे और ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। सर ये पहले मैग्नेटिक की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट था एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से वो मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहे थे। एक बार मैग्नेटिक फील्ड पास कर दिया आपने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अब वो जिंदगी भर मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल बता दिए। अब हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किसकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा पॉइंट है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, उनमें भी डोमेन ही होते हैं। देखिए बच्चे, डोमेन होते हैं उनमें, लेकिन जो देखिए मैं डोमेन बना रहा हूँ, उसमें जो डोमेन है सपोज एक डायरेक्शन में है। आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर देखिएगा, ये एक डोमेन इस तरह से अलाइन है, एक डोमेन उल्टा लाइन हो गया। ऐसे ही एक सीधा, एक उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये आपके पास में डोमेन है। अब जैसे मैंने एक ही सीधा बनाया है, एक क्या हो जाए इसमें, एक उल्टा डायरेक्शन में लाइन हो जाए। एक सीधा है, एक उल्टा हो जाए। और टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मूवमेंट जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, ये यूनिट होती है, कितना वो मैग्नेटिज्म आ गया उसके अंदर। ऐसे ही ये सारे क्या हो गए, एक दूसरे से अपोजिट अलाइन हो गए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह रहे थे बोर मैग्नेटन जिसकी यूनिट होती है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना मैग्नेट बना है इसकी तरह, जितना मैग्नेट उधर की डायरेक्शन में है, उतना ही मैग्नेटिज्म इसका अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल्ड आउट हो गया। तो ये क्या हो गए, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। और ये क्या होते हैं, ये भी रिपेल्ड होते हैं, रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल होंगे। अब देखिए, इनका जो रिपल्सन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो रिपल्सन होता है इनका ज़्यादा होता है किससे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से। किससे, डायामैग्नेटिक। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से ज़्यादा रिपेल होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं आपके पास में, देखिएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है MnO, MnO2, MnO2, Mn2O3। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। राइट। तो ये हो गया आपके पास में एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनको भी डोमेन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। अब आपके पास में लास्ट जो बचा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, वो है आपके पास में फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा, पांचवा है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डोमेन ही होते हैं आपके पास में। एक डोमेन सपोज अप साइड में है, एक डाउन में है, एक अप है, एक डाउन में, एक अप है, एक डाउन में, एक डाउन में सपोज। ठीक है। अब देखिए, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसने कैंसिल आउट कर दिया, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसने कैंसिल आउट कर दिया, इसका इसने कैंसिल आउट कर दिया। आपके पास में अभी भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बचा हुआ है, वो जोरदार है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे एटम की वजह से है ना, ये डोमेन की वजह से है। तो ये क्या होंगे, ये भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इसमें रखेंगे तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट इनका जीरो नहीं होता है। और इनका जो एग्जांपल हैं वो हैं आपके पास में फेराइट्स।
फेराइट्स इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फेराइट्स क्या होते हैं, आपके पास में वो एक डाइवेलेंट कैटायन है, उसके साथ में Fe3O4 है, ठीक है ना। डाइवेलेंट कैटायन है, ये क्या है, एक डाइवेलेंट कैटायन है, डाइवेलेंट कैटायन है। अब डाइवेलेंट कैटायन में ए जो है आपके पास में कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है ना, कैल्शियम हो सकता है, इस तरह का कंपाउंड है ना। यहाँ पे 2 आएगा, MgFe2O3। तो ये सब्सटेंस है, ये किसकी तरह काम करेंगे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करेंगे। ये भी होंगे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है कैंसिल आउट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बच गया, और ये क्योंकि डोमेन की वजह से बचा हुआ है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक ऑर्डर भी लिख के बता देता हूँ मैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो ऑर्डर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मूवमेंट जिनका होता है वो होते हैं आपके पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट किसका सबसे ज़्यादा होता है, फेरो के बाद में आएगा आपके पास में फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये थोड़े से कम। उसके बाद में आएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक। उसके बाद में आपका आता है एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह से आपने मैग्नेटिक मूवमेंट का भी ऑर्डर देखा, आपने मैग्नेटिक और कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी आपने सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, डाया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है। और कुछ कॉम्पिटिटिव के पर्पज़ से कुछ छोटी मोटी बातें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम वहाँ पे बिट पीसेस में सीख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सीखते रहिए।